हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फंक्शंस कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर एक्चुअली में करता क्या क्या है, ठीक है, और इसकी आवश्यकता क्यों है, ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहली बात कि ओएस होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। सबसे पहली बात कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो क्या है मेरे भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सबसे पहली बात क्या होती है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अच्छा, जब मैंने आपको ये सॉफ्टवेयर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। जब बताया था ना मैंने कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की यूज में आते हैं, यानी इनका हम लोग या फिर यूजर से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ सिस्टम से ही ये कम्युनिकेट करते हैं, सिस्टम के द्वारा ही ये यूज किए जाते हैं, वो कहलाते हैं क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम के द्वारा ही यूज किया जाता है, इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, पहली बात। अब सर आप तो ये तो आपने बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, समझ लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कैन प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यानी क्या है डेफिनेशन, ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और यूजर के बीच एक मध्यस्थता की तरह कार्य करता है, ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। देखो, जो ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, देखो जरा सी एक डायग्राम में बनाता हूं, उससे एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखो जरा क्या मैंने यहां पर लिखा, एक एप्लीकेशन, क्या लिखा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और यहां पर लिख दिया मैंने ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहां पर लिखा मैंने हार्डवेयर। हम लोग यहां पर क्या लिख दिया, हार्डवेयर लिख दिया। ठीक है, हार्डवेयर के अपन नाम लिख लेते हैं दो चार। क्या हो सकता है हार्डवेयर, सीपीयू हो सकता है, और क्या हो सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं नहीं, प्रिंटर हो सकता है, ये सभी क्या हो सकते हैं, हार्डवेयर हो सकते हैं। ठीक है, ये है एप्लीकेशन, ये है सिस्टम सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये है क्या, हार्डवेयर। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड इस तरह से। ठीक है, और यहां पर बैठा हुआ कौन, यूजर, मतलब कुछ भी है, एक यूजर बैठा हुआ, यहां पर यूजर बैठा हुआ। एक क्या बना दी मैंने, एक डायग्राम बना दी, इससे मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये यूजर है, ये एप्लीकेशन कुछ सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये हार्डवेयर है। ठीक है, डेफिनेशन क्या थी इसकी, ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो इस यूजर और इस हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता की तरह कार्य करते हैं। तो देखो ये बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी यदि इन दोनों के बीच ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये यूजर इस हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस यूजर को इस हार्डवेयर से कम्युनिकेट कराने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ओएस का यूज किया जाता है। देखो, मैं कंप्यूटर को चला रहा हूं, जैसे सपोज दैट मैं कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा हूं, तो मैं एक्चुअली में किसका यूज कर रहा हूं, भैया मैंने प्रिंट निकाला तो मैं प्रिंटर का यूज कर रहा हूं ना, समझ रहा हूं। यदि मेरे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो मैं प्रिंटर का यूज नहीं कर सकता था। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। डेफिनेशन को समझाने का, ये मेरा डेफिनेशन समझाने का ही मतलब, मुझे डेफिनेशन आप लोगों को समझानी थी, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया था। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर बोले ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कैन प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, क्लियर है। अब हम एक
अभी भी यदि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक देसी एग्जांपल देता हूं आपको। देखो क्या, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। इस ए को बी से कम्युनिकेट करना है, इस सी को ए से कम्युनिकेट करना है, और ये दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते। मतलब ये इसको जो लैंग्वेज आती है वो इसको नहीं आती, जो इसको लैंग्वेज आती है वो इसको नहीं आती। तो बीच में ये बी क्या काम करेगा, इसको एक्सप्लेन करेगा, इसको एक्सप्लेन करेगा। मतलब ये इंटरफेस की तरह कार्य करेगा, एक मध्यस्थता की तरह कार्य करेगा। ये ही काम करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी यूजर और अपने हार्डवेयर के बीच। ठीक है, यदि आपको किसी हार्डवेयर का यूज करना है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद लेनी ही होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो, अब सपोज दैट कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होता तो हम हार्डवेयर का कैसे यूज कर सकते थे। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होता तो क्या हम हार्डवेयर का यूज नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन क्या कंडीशन होती, क्या सिचुएशन होती जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। देखिए क्या, जैसे मुझे किसी हार्डवेयर का यूज करना है, प्रिंटर का करना है, इनपुट डिवाइस का करना है और आउटपुट डिवाइस का करना है। प्रिंटर, इनपुट, आउटपुट, किसी भी हार्डवेयर का मुझे यूज करना है तो मुझे इस हार्डवेयर का यूज करने के लिए एक पर्टिकुलर क्या लिखना होता, प्रोग्राम लिखना होता। समझ रहा हो? नहीं समझ? ऐसे तो नहीं है मेरे भाई कि ऐसे मैं भैया कंप्यूटर की कोई प्रोसेस उठाकर ले जाऊं और प्रिंटर को दे दूं, लो पकड़ो आप इसका प्रिंट निकाल के दे दो। ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई इंस्ट्रक्शन इनपुट से लेकर जाऊं और उसको दे दूं, किसको, सीपीयू को दे दूं ले जाकर के, लो भाई इसको प्रोसेस का, इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो। ऐसे तो नहीं कर सकते। कंप्यूटर में तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस के आधार पर ही चल सकते हैं, और प्रोसेस किससे चलती है, प्रोग्राम से चलती है। तो हमें उस प्रिंटर का यूज करने के लिए प्रिंटर के लिए पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखना पड़ता। हम लोगों को इनपुट डिवाइस का यूज करने के लिए एक इनपुट का अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ता। हम लोगों को आउटपुट का यूज करने के लिए एक अलग से एक प्रोग्राम, उसके लिए एक प्रोग्राम लिखना होता। ठीक है, यदि हम ऐसा करते, अब सपोज दैट मैंने किसी प्रोग्राम से इस प्रिंटर का एक्सेस कर लिया, मैंने ले लिया प्रिंटर को। अब किसी दूसरी प्रोसेस के लिए मुझे प्रिंटर चाहिए, माना कि मैंने एमएस वर्ड के लिए प्रिंटर यूज कर लिया, अब मुझे एक्सेल के लिए प्रिंटर चाहिए, तो ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है ना जो मुझसे प्रिंटर को ले सके जब तक मेरा काम ना हो। सारा इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है कि वो आपको इन इनपुट आउटपुट डिवाइस या फिर मैं बोलूं हार्डवेयर के बीच आपका कम्युनिकेशन स्थापित कर सके। किस तरीके से कि जब किसी प्रोसेस को प्रिंटर की आवश्यकता हो रही है तब उसको प्रोसेस को प्रिंटर को दे दिया। अब उसी समय पर अगर किसी दूसरी प्रोसेस को प्रिंटर की आवश्यकता हो रही है तो पहली प्रोसेस से उस प्रिंटर को लेकर दूसरी प्रोसेस को प्रिंटर प्रोवाइड कर देता है। तो ये जो सारा जो मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट करने, ये सारा का सारा मैनेजमेंट रखने के लिए कंप्यूटर के अंदर किसका यूज किया जाता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है जिसका नाम है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये दो बातें, कौन सी, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज किया जाता है, क्यों आवश्यकता है ऑपरेटिंग सिस्टम की कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, क्यों आवश्यकता है, ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, और क्या है ये भी चीज क्लियर है। अब हम चलते हैं क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस के ऊपर, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस करता है, क्या क्या फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहला जो फंक्शन है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है क्या, रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या है सबसे पहला जो फंक्शन है अपना वो हम लिखते हैं क्या, रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो क्या, रिसोर्स का मतलब होता है सारे के सारे इनपुट आउटपुट, या फिर मैं बोलूं रिसोर्स का मीन्स होता है संसाधन, हिंदी में बोला है। ठीक है, तो रिसोर्स मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस जितने भी हो, सीपीयू हुआ, ठीक है, एएलयू हुआ, इस प्रकार यानी कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, यानी कंप्यूटर में जितने भी जो डिवाइस हैं उन्हें रिसोर्स बोला जाता है। अब उनका मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। कैसे, जैसे सपोज दैट कि मुझे किसी, अभी हाल ही में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मुझे प्रिंटर की आवश्यकता है, अभी किसकी, एक वर्ड में मैंने कोई फाइल टाइप कर रखी है, उस वर्ड की फाइल को मैं प्रिंट कर रहा हूं।
ठीक है, तो मुझे प्रिंटर की आवश्यकता होगी। अब सपोज दैट मैंने कहीं एक्सेल के अंदर कोई फाइल है, उसका मैंने प्रिंट दे दिया, तो क्या वो एक्सेल की फाइल प्रिंट करने के लिए प्रिंटर आएगा कि नहीं आएगा? तो उस वर्ड की फाइल के पास से प्रिंटर को लेकर कौन आएगा? ये कौन आएगा मेरे भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। यानी रिसोर्स का सारा मैनेजमेंट कि किस तरह से आउटपुट का काम करना है, किस तरह से इनपुट डिवाइसेस का यूज होना है, किस तरह से सीपीयू का यूज होना है, किस तरह से एएलयू का यूज होना है, यानी ये सारे के सारे रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, अगला जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है अपना क्या? प्रोसेस मैनेजमेंट। अगला जो फंक्शन है वो क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? अगला फंक्शन। देखो प्रोसेस, अब प्रोसेस का मैनेज करना किस तरीके से? जैसे कोई P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, समझ रहे हो? तो कौन सी प्रोसेस पहले आई है? समझ कि मुझे P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन अभी रोकना है या P1 प्रोसेस को अभी एग्जीक्यूट करना है, या फिर मुझे P2 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जारी रखना है, या फिर P3 प्रोसेस को मुझे टर्मिनेट करना है। समझ रहे हो? यानी रोकना है, टर्मिनेट मतलब उसको रोकना है। तो इन सभी जितनी भी कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस चलती हैं, उन सभी का मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट ऑल्सो डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इज इट ओके? नेक्स्ट जो है अपना वो है क्या? सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग मतलब सीपीयू शेड्यूलिंग का काम भी, यानी सीपीयू की जो सारी की सारी शेड्यूलिंग होती है वो भी किसके द्वारा की जाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा की जाती है। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है इसके बारे में मैं आपको सेपरेट एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, यहां पर आप तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिएगा सीपीयू शेड्यूलिंग। देखो, आपने देखा होगा कि जब हम अपना टास्क मैनेजर ओपन करते हैं इस शॉर्टकट की के द्वारा, Ctrl+Shift+Del की, ये हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो हमें एक अपना टास्क मैनेजर दिखाई देता है। तो उसमें आपने कभी ध्यान दिया हो तो उसमें प्रत्येक प्रोसेस को अलग अलग दिखता है कि इतने % रैम यूज हो रही है इस प्रोसेस के लिए, इतने % सीपीयू यूज हो रहा है, इतने % सीपीयू ये प्रोसेस यूज कर रही है, इतने % सीपीयू ये प्रोसेस यूज कर रही है। तो ये सारा का सारा मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। इसी को बोलते हैं कौन सा फंक्शन? सीपीयू शेड्यूलिंग फंक्शन। सीपीयू शेड्यूलिंग फंक्शन ऑल्सो डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इज इट ओके? नेक्स्ट जो अपना फंक्शन है वो है क्या? वो है अपना क्या? मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट अगला जो फंक्शन है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। देखिएगा, यहां पर मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि रैम का सारा मैनेजमेंट करना। आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग जब कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेस चलती है वो प्रोसेस कहां पर आती है? सबसे पहले रैम के अंदर। ठीक है, रैम के अंदर। अब माना कि ये P1 प्रोसेस रैम के अंदर है, ठीक है, P1 प्रोसेस कहां पर है? रैम के अंदर, मतलब एग्जीक्यूशन इसका चल रहा है और इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका। P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका जब भी ये रैम के अंदर बैठी हुई है। ठीक है, अब मुझे किसी P2 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है तो इस P2 प्रोसेस को कहां पर ले जाना होगा? रैम के अंदर ले जाना होगा कि नहीं ले जाना होगा? मुझे इस P2 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए रैम के अंदर ले जाना ही पड़ेगा। और ये P1 प्रोसेस पहले से ही उस रैम को लिए बैठे, तो क्या ये P2 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका अगर इस P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है तो ये क्या करना चाहिए? इस P2 प्रोसेस को रैम के अंदर से हटा देना चाहिए। तो ये हटाने का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। इस फंक्शन को बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन। यानी रैम के अंदर जितने भी प्रोसेस का सारा जो मैनेजमेंट है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इज इट ओके? नेक्स्ट जो अपना फंक्शन है वो है अपना क्या है? अपना वो फंक्शन है स्टोरेज मैनेजमेंट। अगला जो फंक्शन है अपना वो है स्टोरेज मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे सर मेमोरी मैनेजमेंट तो आपने बता दिया, फिर यहां पर स्टोरेज मैनेजमेंट कहां से आया? मेमोरी मैनेजमेंट मींस रैम और स्टोरेज मैनेजमेंट मींस हार्ड डिस्क। ध्यान से समझना, मेमोरी मैनेजमेंट मींस रैम और स्टोरेज मैनेजमेंट मींस हार्ड डिस्क। ठीक है, तो स्टोरेज मैनेजमेंट
का मतलब है कि कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है उसमें जितनी भी जो ड्राइव बनी है, सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव, जितनी भी ड्राइव है उनमें जो डाटा मौजूद है उस डाटा का सारा मैनेजमेंट करना। यानी अगर मैं इसका दूसरा नाम बताऊं तो फाइल सिस्टम। आपने देखा होगा फैट फाइल सिस्टम होता है, EXT फाइल सिस्टम होता है, NTFS फाइल सिस्टम होता है। तो इन सभी फाइल सिस्टमों जो सारे के सारे जो फाइल सिस्टम है वो किसके अंतर्गत आते हैं? स्टोरेज मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। और स्टोरेज मैनेजमेंट ऑल्सो डन बाय दी ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी स्टोरेज मैनेजमेंट का फंक्शन भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। इज इट ओके माय डियर फ्रेंड्स? देखो ये हो गया अपना स्टोरेज मैनेजमेंट। अगला जो फंक्शन है वो होता है अपना सिक्योरिटी। देखो फंक्शन होने को तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट हम कुछ महत्वपूर्ण फंक्शंस आपको बता रहे हैं अभी। आप फंक्शंस की वैसे एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि ये फंक्शन होते हैं और ये फंक्शन से इस प्रकार से क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं। इज इट ओके? देखो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है अपना वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का भी बहुत ख्याल रखा जाता है किसके अंदर? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। देखिएगा जैसे दो प्रोसेस है, P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस और P3 प्रोसेस। सपोज दैट ये मेरा सीपीयू है, ठीक है, ये सीपीयू है। यहां पर कोई P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है और ये P3 प्रोसेस है। ये P4 है, P5 और ये P6 प्रोसेस है। कोई भी प्रोसेस है, P1 है, P2, P3, P4, P5 और P6 ये प्रोसेस है सपोज दैट। अब इस प्रोसेस का ब्लॉक अलग है, इस प्रोसेस का अलग है, इसका अलग है। बट अब सपोज दैट यदि इस प्रोसेस के किसी इंस्ट्रक्शंस ने अगर इस प्रोसेस के अंदर जाने की कोशिश की तो इन दोनों प्रोसेस को क्या कर दिया जाएगा? टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इन दोनों प्रोसेस को क्या ब्लॉक कर दिया जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, क्या कर दिया जाएगा? इन दोनों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है? इसके इंस्ट्रक्शंस के अंदर, इसके इंस्ट्रक्शंस में इंटरफेस किया है। समझ? तो क्या कर दिया जाएगा? इन दोनों, एक को नहीं छोड़ा जाएगा। एक को नहीं छोड़ा जाएगा। क्या मतलब? एक को बंद नहीं किया जाएगा, दोनों को बंद कर दिया जाएगा। यानी ऑल्सो क्या कर रखा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा हुआ है। आप देखते हो कि हम अब, अच्छा चलो ठीक है, इतना डिफिकल्ट एग्जांपल समझ में नहीं आया, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं सिक्योरिटी का। क्या? देखो एंटीवायरस है, एंटीवायरस। तो अच्छा एक बात बताइए मुझे, क्या सभी लैपटॉप कंप्यूटर में एंटीवायरस होता है क्या? सभी में? ऐसा लैपटॉप कंप्यूटर में नहीं होगा कि जिसमें एंटीवायरस ना हो, होगा? ठीक है, हम हमेशा तो एंटीवायरस को नहीं रखते हैं क्या? हमेशा नहीं रखते। किसी कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं। तो ऐसा है क्या कि वो कंप्यूटर चले ही ना वायरस के कारण? चलता है कि नहीं कंप्यूटर? हाँ भाई मेरे चलता है वो कंप्यूटर। यदि वो कंप्यूटर चल रहा है तो वायरस से लड़ने के लिए अंदर कोई तो है ना उस कंप्यूटर के अंदर। तो उस कंप्यूटर के अंदर कौन है? उन वायरसों को हटाने के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मौजूद है। यानी जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया गया था तब उसमें थोड़ा सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया था। इज इट ओके? आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। क्या देखा अपन ने कि इंट्रोडक्शन क्या है, समझ रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्यों आवश्यकता है कंप्यूटर के अंदर, और ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।